ग्रेड के इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्विखंडी ग्राफ, जिनको हम बोलते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ। इसमें क्या होता है, जो शीर्षों का समुच्चय है कैपिटल वी, इसको दो डिसजॉइंट सेट जो है असंयुक्त समुच्चय V1 और V2, इन दोनों में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और रिलेशन किस तरह से होता है कि ग्राफ में जो प्रत्येक कोर है उसका एक शीर्ष तो जो है आपको V1 में मिलेगा और दूसरा शीर्ष जो है वो V2 में मिलेगा। यानी प्रत्येक कोर समुच्चय V1 के किसी शीर्ष को समुच्चय V2 के किसी शीर्ष से संबंध करती है। यानी कोड जो है वो V1 के एक वर्टेक्स से V2 के दूसरे वर्टेक्स पे के बीच में है। और जो V1 V2 जो सेट है शीर्षों के, इनके जैसे V1 है तो V1 के कोई भी दो शीर्ष है ना, उनके बीच में कोई कोड नहीं है। यानी कोई भी दो शीर्ष आपस में संबद्ध नहीं है। V2 के कोई भी दो शीर्ष आपस में संबद्ध नहीं है, यानी उनके बीच में कोई कोड नहीं है। या ऐसे सरल ग्राफ को हम कहते हैं द्विखंडी ग्राफ। यानी ग्राफ पहले सरल ग्राफ होना चाहिए, फिर उसके जो शीर्षों का समुच्चय है उसको आप दो डिसजॉइंट सेट्स V1 और V2 में तोड़ लो। इसके बाद जो है आपको इस तरह से डिवाइडेशन करना है कि प्रत्येक कोर V1 से V2 के शीर्षों के बीच में हो और V1 के शीर्षों के बीच में आपस में कोई कोर ना हो, V2 के शीर्षों के बीच में आपस में कोई कोर ना हो। तो ऐसे ग्राफ को, ऐसे सरल ग्राफ को हम कहते हैं द्विखंडी ग्राफ या बाईपार्टाइट ग्राफ। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इससे चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारे पास ग्राफ है G=VE, ये ग्राफ ये है, यानी कि इसके शीर्ष कौन कौन से हैं, V1, V2, V3, V4, V5। और कोर इसमें क्या है, एक ये वाली है, दूसरी तीसरी, तीन कोर है। तो अगर हम यहाँ पर इस वाले ग्राफ में V1 V3 को कैपिटल V1 नाम दे दे और V2 V4 V5 को कैपिटल V2, यानी हमने जो पांच शीर्ष से उसके दो सेट बना लिए। पहला तो कौन सा बनाया, V1 जिसमें ये दोनों है, और दूसरा कौन सा बनाया, V2 जिसमें ये तीनों है। इसके बाद आप देख रहे हो दोनों सेट जो है आपस में कैसे है, डिसजॉइंट, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और ग्राफ की जो तीनों कोर है, पहली कोर जो है यहाँ के V1 को यहाँ के V2 से रिलेट कर रही है, दूसरी कोर यहाँ के V3 को यहाँ के V4 से रिलेट कर रही है, यानी ये वाली, और तीसरी कोर जो है V3 को V5 से रिलेट कर रही है। यानी कि यहाँ पे जो है प्रत्येक कोर जो है V1 के एक शीर्ष को V2 के दूसरे शीर्ष से जोड़ रही है। तो ये वाला ग्राफ कैसा हो गया, बाईपार्टाइट ग्राफ या द्विखंडी ग्राफ। लेकिन द्विखंडी ग्राफ में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे V1 से V1 का एक शीर्ष है स्मॉल V1 से V2 V4 और V5 के बीच में कोई कोड नहीं है, और V3 से V2 के बीच में कोई कोड नहीं है। यानी V1 के एक शीर्ष से V2 के किसी शीर्ष पर कोर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी ये आपके पास बाउंडेशन नहीं है। अगर है कोई भी आपके ग्राफ में कोर, तो इस तरह से होनी चाहिए कि उसका एक शीर्ष V1 में हो और दूसरा शीर्ष V2 में। लेकिन V1 के प्रत्येक शीर्ष से V2 पे कोई कोर जा ही रही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा जब ज़रूरी नहीं है, तब आपका ग्राफ सिर्फ क्या रहता है, बाईपार्टाइट ग्राफ या द्विखंडी ग्राफ। लेकिन अगर आपके ग्राफ में ये कंडीशन कंपलसरी हो जाती है कि V1 के प्रत्येक शीर्ष से V2 के प्रत्येक शीर्ष पर कोड जा रही है, तो ऐसे वाले ग्राफ को हम कहते हैं पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। इस ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ आपका सरल ग्राफ है, आपने V को दो सेट्स V1 और V2 में डिवाइड कर लिया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और लेकिन कंडीशन क्या है, सेट V1 के प्रत्येक शीर्ष से V2 के प्रत्येक शीर्ष पर कोई ना कोई कोड जा रही है। यानी V1 का प्रत्येक शीर्ष जो है वो V2 के प्रत्येक शीर्ष से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये दो शीर्ष मान लो V1 में है और यहाँ पे ये दो शीर्ष V2 पे है, तो इन दोनों शीर्षों के बीच में एक कोर होगी, एक इन दोनों के बीच में होगी, ऐसे ही एक इन दोनों के बीच में होगी और एक इन दोनों के बीच में होगी। यानी यहाँ का प्रत्येक शीर्ष यहाँ के प्रत्येक शीर्ष से जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे वाले ग्राफ को हम कहते हैं कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए तो V1 और V2 जो आपका है ये कैपिटल V1 के एलिमेंट है और ये तीनों जो है कैपिटल V2 के एलिमेंट है। तो आप यहाँ देखिए V1 से ये जो कैपिटल V2 है इसके तीनों एलिमेंट्स पे कोड जा रही है, V1 से V3 पे जा रही है, V4 पे जा रही है और V5 पे जा रही है। इसी तरह V2 से जो है V3, V4 और V5 पर भी कोड जा रही है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ के। कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ को जो है हम कैपिटल के, क्योंकि कंप्लीट है वो, तो कंप्लीट वाले ग्राफ को हम नॉर्मली कैपिटल के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के। और इसमें
जो इसके सब टाइटल में क्या रहेगा, m, n। यहाँ पे स्मॉल m जो है वो V1 में जितने आपके एलिमेंट उपस्थित है उनकी संख्या को बताता है स्मॉल m, और V2 के एलिमेंट्स की संख्या को बताता है स्मॉल n। तो आपका कंप्लीट बाईटाइट ग्राफ को हम डिनोट करते हैं कैपिटल K, m, n से। तो ये आपका कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है। अब हम जो है बाईटाइट ग्राफ, द्विखंडी ग्राफ पे डेफिनेशन एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपके पास ये ग्राफ है और आपको ये शो करना है कि ये द्विखंडी ग्राफ है। तो द्विखंडी ग्राफ है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कैपिटल V1 आपका यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल V2 आपका क्या होगा। अब हमें ये पता है अगर आपने किसी यहाँ के किसी शीर्ष को V1 में मान लो ले लिया तो इसका मतलब आपको V1 में बाकी के शीर्ष वो लोगे जो जिनके और V1 के बीच में कोई कोर नहीं है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे V1 को कैपिटल V1 का में ले लिया। जब अब आप जो है यहाँ V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 7 आपके वर्टेक्स है, इनको आप 2 सेट्स में तोड़ोगे तो मान लो पहले वाले सेट में मैंने V1 को ले लिया। अब इसका मतलब है पहले वाले सेट में V4 नहीं आ सकता क्योंकि V1 से V4 के बीच में कोर है, और हमने ये पढ़ा था V1 के कोई भी 2 शीर्षों के बीच में कोर नहीं होनी चाहिए। V3 यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि V1 से V3 के बीच में कोर है, और आपका V5 नहीं आ सकता V1 में, और V6 नहीं आ सकता। तो आपके V1 में कौन कौन आ सकते हैं, V2 आ सकता है और V7। तो कैपिटल V1 के एलिमेंट कौन से हो गए, V1, V2, V7। अब आप देखिए इसका मतलब कैपिटल V2 में कौन कौन जाएगा, जो रिमेनिंग है V3, V4, V5 और V6, ये आपके किस में चले जाएंगे, कैपिटल V2 में। अब ये देखिए यहाँ पे प्रत्येक कोर जो है वो उसका एक सिरा तो किस में है, कैपिटल V1 में। जैसे ये वाली कोर है इसका एक सिरा V1 तो कैपिटल V1 में है, और दूसरा V3 जो है कैपिटल V2 में है। ऐसे ही हम देखें तो प्रत्येक कोर का एक सिरा तो आपको V1 में मिलेगा और दूसरा सिरा जो है आपको कहाँ मिलेगा, V2 में। इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो कैसा है, द्विखंडी ग्राफ है। इसी तरह आप जो है आगे के एग्जाम्पल्स को भी करके देखिए, और अगर आपसे नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल और है, इनको भी आप करके देखिएगा। और ये एक थ्योरम टाइप है, इसको आप पढ़ के देखिएगा। अगर आपसे नहीं होती तो हम इसको कर लेंगे। और अगर आप, जैसे मैं इसको करके बताऊँ आपको, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये एग्जाम्पल थ्योरम टाइप का है। ये क्या कह रहा है कि आप शो कीजिए कि यदि किसी द्विखंडी ग्राफ GV में आपके n शीर्ष है तो इसमें n²/4 से ज़्यादा कोरें नहीं हो सकती। अब देखिए इसने ऐसा क्यों कहा कि इसके यहाँ पर जो है वो n²/4 से ज़्यादा यहाँ पे कोर नहीं हो सकती। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने ये पढ़ा कि जो कंप्लीट आपका द्विखंडी ग्राफ है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल K और उसके जो है कैपिटल K m, n में, जहाँ पे m जो है वो V1 के एलिमेंट्स की संख्या है और n जो है V2 के एलिमेंट्स की संख्या है। तो मान लो यहाँ पे कंप्लीट द्विखंडी ग्राफ है कैपिटल K P Q। इसका मतलब P आपका कैपिटल V1 के एलिमेंट्स को बता रहा है, Q आपका कैपिटल V2 के एलिमेंट्स को बता रहा है। और आपको पता है कि आपका जो है V1 प्लस V2 में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे मिला के आपके किसके एलिमेंट बनते हैं, कैपिटल V के। इसका मतलब आपके टोटल शीर्ष जो ग्राफ में है वो है P प्लस Q। ये आपके टोटल शीर्ष है और कोर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, P इंटू Q, ये आपकी कोर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यदि 2 संख्याएं बराबर है तो उनका गुणनफल जो है वो महत्तम होता है। यानी कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोर है यहाँ पे हम मैक्सिमम कोर्स ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और कोरों की संख्या हमारे पास क्या आई है, P इंटू Q। अब हमें ये देखना है P इंटू Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर हम n की फॉर्म में लिखे तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोरे 2 संख्याओं का गुणा है, और यदि 2 संख्याओं का गुणा आपको मैक्सिमम करना है तो क्या है, यदि 2 संख्याएं बराबर होती है तो उनका गुणनफल मैक्सिमम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम P और Q को सेम ले ले तो इक्वल ले ले तो ये जो गुणा बता रहा है P इंटू Q ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P और Q को n/2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके कोरों की संख्या क्या हो जाएगी, अगर दोनों की जगह n/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n²/4, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब और जो है वो
कंप्लीट हमें पता है, कंप्लीट जो द्विखंडी ग्राफ है उसमें कोरों की संख्या ज़्यादा होती है, द्विखंडी ग्राफ में उतनी कोर नहीं होती जितनी कंप्लीट वाले में होती है। तो जब कंप्लीट ग्राफ में ही मैक्सिमम कोर n²/4 है तो द्विखंडी ग्राफ में तो इससे कम ही होगी, इसलिए क्या हुआ, n शीर्षों वाले किसी भी द्विखंडी ग्राफ में n²/4 से ज़्यादा कोर नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी ये मैक्सिमम कोर है जो कंप्लीट वाले में होती है। तो ये तो द्विखंडी तो कंप्लीट भी नहीं है अभी, तो इसमें इससे ज़्यादा कोर नहीं होगी। इसके और एग्जांपल्स है, ये आप करके देखिए, और अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है ग्राफों पे संक्रिया, यानी कि ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स। यानी अगर आपके पास दो ग्राफ दे रखे हैं, जैसे हमारे पास दो नंबर दिए होते हैं, रियल, कॉम्प्लेक्स या फिर नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तो हम उनके बीच में क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, डिवाइडेशन वाला ऑपरेशन करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं तो उनके बीच में हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन, यानी दो ग्राफों का यूनियन जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप दो ग्राफ का यूनियन कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास दो ग्राफ है, तो पहले वाले ग्राफ में क्या है, V1 E1, V1 उसके शीर्षों का समुच्चय, E1 कोरों का समुच्चय है, और यहाँ पे V2 जो है दूसरे वाले ग्राफ के शीर्षों का समुच्चय और कोरों का समुच्चय है। इन दोनों का आपने यूनियन कर दिया ना, तो यूनियन का मतलब होता है शीर्षों के समुच्चय का यूनियन हो जाएगा, तो जो नया सेट मिलेगा वो दोनों के ग्राफों के यूनियन में टोटल कितने शीर्ष होंगे, दोनों के शीर्षों के सेट को यूनियन कर दो। तो दोनों के यूनियन वाले ग्राफ में कितनी कोर होगी, दोनों के कोरों के समुच्चयों को यूनियन कर दो। यानी अगर आपकी इनके यूनियन से जो आपको ग्राफ मिल रहा है उसमें आपके पास अगर V शीर्षों का समुच्चय है तो V क्या होता है, V1 यूनियन V2, और अगर कैपिटल E शीर्षों का समुच्चय है तो कैपिटल E इक्वल टू क्या होता है, E1 यूनियन E2। तो यानी क्या करो, आप दोनों का यूनियन कर दो तो आपको दोनों ग्राफों के यूनियन ग्राफ से जो नया ग्राफ मिल रहा है वो मिल जाएगा। अगर हम इसको एग्जांपल की हेल्प से देखें तो मान लीजिए V1 और E1 ये आपका A ग्राफ है और V2 E2 ये आपका दो ग्राफ है, और इन दोनों का आपको कोई यूनियन करने को कह रहा है, तो आपका मतलब उसमें नया ग्राफ बनेगा। नया ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, शीर्षों का समुच्चय चाहिए और कोरों का समुच्चय चाहिए। तो शीर्षों का समुच्चय जो मिलेगा उसको आपने V नाम दे दिया। V इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है यूनियन में V इक्वल टू क्या होता है, V1 यूनियन V2। तो इन दोनों शीर्षों के समुच्चय का जब आप यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, V1 V2 V3 V4 V5, ये तो दोनों में कॉमन है, और V6 भी आ जाएगा जो सिर्फ V2 में है, V1 में नहीं है। तो ये जो शीर्ष कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, V1 से V6 तक। अब देखिए कोरों के समुच्चय का भी यूनियन करते हैं, हमें E1 यूनियन E2 करना है, तो क्या आएगा, E1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, दोनों में है, E3 आ जाएगा, E4 आ जाएगा, E5 E6 आ जाएगा, और E7 E8 E9 E10 E11 तक ये सारे शीर्ष आ जाएंगे। तो इन दोनों से आपका इन दोनों ये जो शीर्षों का समुच्चय और कोरों का समुच्चय है ये आपका क्या बनाएगा, इन दोनों पिछले वाले ग्राफ का यूनियन। तो ये यूनियन वाला ऑपरेशन है। इसके बाद जो है जो आपको नया ग्राफ मिलता है उसको हम G1 यूनियन G2 से प्रदर्शित करते हैं, यानी पिछले वाले दोनों ग्राफों का यूनियन। इसके बाद है इंटरसेक्शन, दो ग्राफों का इंटरसेक्शन कैसा होता है। तो सेम वैसा ही है जैसे आपने पहले यूनियन का जहाँ पे साइन लगाया, अब वहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। तो अगर एक ग्राफ V1 E1 है और दूसरा ग्राफ जो है V2 E2 है, तो जो नया ग्राफ बनेगा G वो क्या होगा, उसमें V इक्वल टू क्या होगा, V1 इंटरसेक्शन V2 और E1 इंटरसेक्शन E2। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो V1 और V2 दोनों ग्राफों के जो शीर्षों के समुच्चय है इनमें कम से कम एक शीर्ष जो है वो कॉमन होना चाहिए, तभी आप इंटरसेक्शन करवा सकते हो दो ग्राफ्स का। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, और V इक्वल टू 5 हो गया तो इसका मतलब आपके पास कोई शीर्ष ही नहीं है। और हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर कोई कोर नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, E जो है आपका एम्प्टी सेट हो सकता है लेकिन V आपका एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप दो ग्राफों का इंटरसेक्शन कर रहे हो तो आपके V1 इंटरसेक्शन V2 जो है वो 5 नहीं होना चाहिए, दोनों में एक शीर्ष तो कम से कम कॉमन होना ही चाहिए। तो आप जो है दोनों शीर्षों के समुच्चय का इंटरसेक्शन कर दो, नया शीर्षों का समुच्चय मिल जाएगा। दोनों कोरों के समुच्चय का यूनियन कर दो तो नया कोरों का समुच्चय मिल जाएगा। जैसे अगर हम इस वाले ऑपरेशन को पिछले वाले एग्जाम्पल पर लगाए, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करना हो तो क्या कॉमन आएगा, V1 V2 V3 और V5। शीर्ष तो कौन से कॉमन हो जाएंगे, V1 V2 V3 V5। और कोरों की बात करें तो E2 दोनों में आ रहा है, E3 दोनों में आ रहा है और
E5 दोनों में आ रहा है, तो E1 E2 E3 E5 ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन वाला ग्राफ। तो आगे जो है ये नोट में वही बात दी हुई है कि आपका V1 और V2 का इंटरसेक्शन जो है फाई नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरसेक्शन लगाना चाहते हो तो दोनों ग्राफ में कोई ना कोई एक शीर्ष कॉमन होना ही चाहिए। इसके बाद आगे जो डेफिनेशन है वो क्या है, असंयुक्त ग्राफ, इनको बोलते हैं हम डिसजॉइंट ग्राफ। असंयुक्त ग्राफ की सिंपल से डेफिनेशन है, अगर दो ग्राफों में कोई भी शीर्ष जो है वो कॉमन नहीं है, कोर की बात नहीं कर रहे हम, शीर्षों की बात कर रहे हैं। अगर दो ग्राफों में कोई भी शीर्ष कॉमन नहीं है तो ऐसे वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट्स ग्राफ। और इसका आपको यही चेक करना है कि दोनों का V1 इंटरसेक्शन V2 करे तो वो फाई के इक्वल आ रहा है क्या, तो ऐसे वाले ग्राफ को हम कहेंगे डिसजॉइंट, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे हम देखें यहाँ पे V1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, V2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, V3 इसमें है इसमें नहीं है, V4 इसमें नहीं है। इसका मतलब इन दोनों ग्राफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों ग्राफ कैसे हुए, डिसजॉइंट। इसके बाद जो है अगला वाला टॉपिक है दो ग्राफों का वलय योग, ये रिंग सम ऑफ टू ग्राफ्स। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, पहले हमने जो है यूनियन किया, इंटरसेक्शन किया और डिसजॉइंट ग्राफ पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं रिंग सम यानी वलय योग। तो दो ग्राफों का वलय योग कैसे करते हैं, इसको देखने के लिए हमने दो ग्राफ ले लिए, V1 E1 V2 E2। और जो हम कह रहे हैं वलय ग्राफ से नया ग्राफ बन रहा है वो क्या है, VE। तो वलय ग्राफ जो है वो किस तरह से परिभाषित होता है, वलय ग्राफ जो नया ग्राफ बनेगा उसमें शीर्षों का समुच्चय, तो दोनों शीर्षों का क्या हो जाएगा, यूनियन। लेकिन जो कोरों का समुच्चय है वो इंटरेस्टिंग तरीके से बनेगा। वो कैसे बनेगा, शीर्ष तो क्या करो, दोनों के ले लो, जैसे V1 और यूनियन V2 कर रहे हो, मतलब सारे शीर्ष आ गए। कोई भी शीर्ष या तो V1 में आ रहा हो या V2 में आ रहा हो, वो पक्का जो है आपके किस में चला जाएगा, V में। अब इसके बाद कोर आपको कौन सी लेनी है, E जो है उन कोरों का समुच्चय है जो या तो G1 में है या G2 में है, लेकिन दोनों में नहीं है। यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन को हम हटा देंगे, इंटरसेक्शन वाले को, कॉमन वालों को हटा देंगे और उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो हम लेंगे। जैसे अगर हम इस अब रिंग सम अगर हम इस वाले एग्जाम्पल का करें तो सेट तो क्या, V तो क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन। तो V तो आपका यही मिलेगा, V1 से लेके V6 तक, ये आपका V हो गया। अब देखते हैं कोरों का समुच्चय किस तरह से आता है। तो रिंग योग में रिंग सम में वलय योग में क्या होता है, कॉमन वालों को हटा दो और उसके अलावा जितने भी आपके पास कोर है वो ले लो। तो जैसे E1 आ जाएगा, E2 E3 और E5 वो नहीं आएगा क्योंकि वो इन दोनों में है। इसके अलावा E1 से लेके 11 तक सारे आ जाएंगे, E2 E3 और E5 नहीं आएगा। तो देखते हैं आगे, E1 है, E2 नहीं है, E3 नहीं है, E4 है, E5 नहीं है, उसके अलावा सारे आ गए। तो इसको बोलते हैं हम रिंग सम, यानी कि शीर्ष तो दोनों ग्राफ्स के शीर्ष का यूनियन होते हैं, लेकिन कोर जो है वो वाली होती है जो या तो G1 में आ रही है या G2 में आ रही है, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं आ रही है। तो ये आपका रिंग सम हो गया। इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ रिजल्ट्स है जो कि यूनियन, इंटरसेक्शन और रिंग सम पे है। एक और बात है, जब आप वलय योग करते हो तो उसको इस तरह से डिनोट करते हो, योग कर रहे हो, सम कर रहे हो तो प्लस का साइन आता है, लेकिन ऊपर इस तरह से सर्कल भी बनाते हैं हम। ये किसको दिखाता है, रिंग सम को। तो ये कुछ रिजल्ट्स है जो किस पे है, यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे और रिंग सम पे। तो क्या है, पहला और दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी आप G1 यूनियन G2 करो या G2 यूनियन G1 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह G1 इंटरसेक्शन G2 करो और G2 इंटरसेक्शन G1 करो, यानी इंटरसेक्शन और यूनियन जो है ग्राफ्स का वो क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसके अलावा अगर ग्राफ का खुद के साथ ही यूनियन लेते हैं तो ग्राफ खुद ही आता है। इसके बाद जो क्या है कि अगर दो ग्राफ्स का जब आप रिंग योग करते हो तो वो भी कैसा होता है, क्रम विनिमय होता है, यानी G1 का G2 पे रिंग सम करो या फिर G2 का G1 पे करो, सेम रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर ग्राफ का खुद के साथ ही आप रिंग सम करोगे तो नल ग्राफ आएगा, रिक्त ग्राफ आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप ग्राफ का रिंग योग करते हो तो शीर्ष तो क्या आ जाते हैं, शीर्षों का तो यूनियन हो जाता है, तो शीर्ष तो क्या रहेंगे, वही रहेंगे जो G में है। लेकिन क्या कह रहा है, जब आप इसमें कोर ढूंढोगे तो कोर में क्या होता है, या ऐसी वाली कोर जो या तो G में हो या फिर G में हो, दोनों में कॉमन नहीं हो। लेकिन आपके तो यहाँ पे दोनों ग्राफ ही क्या है, सेम है। इसका मतलब सारी कोरें जो है ऐसी है जो दोनों में आ रही है, तो कोर का सेट क्या हो जाएगा, फाई। तो और ग्राफ कैसा बन जाएगा, नल ग्राफ या फिर
रिक्त ग्राफ। आगे क्या है, यदि दो ग्राफ में कोई भी कोर कॉमन नहीं है तो ग्राफ का रिंग योग जो है वो ग्राफ के यूनियन के इक्वल हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर ग्राफ में कोई भी कोर आपस में कॉमन नहीं है तो आपका जो है वो कोरों का समुच्चय नया क्या आएगा, E1 यूनियन E2, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं तो दोनों सेट का क्या हो जाएगा, यूनियन। और यूनियन वाले में भी हम कैसे निकालते हैं इसी तरह, इसलिए रिंग संघ जो है वो यूनियन की तरह काम करेगा। इसलिए ऐसे वाले ग्राफ का आप चाहे रिंग सम निकालो चाहे यूनियन निकालो सेम रिजल्ट आता है। दोनों ग्राफ में कोई भी कोर कॉमन नहीं होनी चाहिए, ये रिजल्ट है। इसके बाद है पूरक ग्राफ, जिनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। ये हम किसी एक ग्राफ का निकालते हैं। तो आपने ग्राफ ले लिया G और वो V और E से मिलकर बना है, तो ये एक सरल ग्राफ है। हम इस ग्राफ का पूरा ग्राफ जो निकालना चाह रहे हैं उसको हम प्रदर्शित करते हैं G बार से। G बार क्या है, G का पूरा ग्राफ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। अब G बार में क्या होता है, शीर्ष तो एग्जैक्ट वो सारे आ जाते हैं V जो आपके G में है, यानी शीर्ष तो वो की वो रहेंगे जो G में है, लेकिन कोड चेंज हो जाएगी। कोर कैसे चेंज होगी, अगर G वाले ग्राफ में VI से VJ में कोई कोर है तो फिर क्या होगा, G बार में वो कोर नहीं रहेगी, यानी कि V1 से V2 के बीच में G बार में कोर तभी आएगी जब G में नहीं होगी। हम क्या करते हैं, जब आप क्या करते हो किसी भी, जैसे A सेट है, इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट्री लेते हो तो कौन से एलिमेंट लेते हो, जो A में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो कोड लेंगे जो G में नहीं है, यानी जो कोड G में है उनको हम इग्नोर कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, और वो कोड लेंगे जो G में नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है, शीर्षों का समुच्चय तो एग्जैक्ट समुच्चय V है तथा जिसमें कोई भी दो शीर्ष VI और VJ परस्पर आसन है, यानी इनके बीच में कोई कोर होगी। यदि और केवल यदि VI और VJ के बीच में G में ये शीर्ष आसन नहीं है, यानी कि इनके बीच में कोई कोर नहीं है, यानी G बार में कोर दो शीर्षों के बीच में तभी आएगी जब G में नहीं होगी। तो ऐसे जो है हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। और इसका एक एग्जाम्पल हम देखना चाहे पहले, तो क्या होगा, जैसे ये ग्राफ है आपका G, इसका आपको क्या निकालना है, G बार निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, मैं V1 की बात करती हूँ, तो V1 से V2 पर कोर जा रही है, ये G की बात है। G बार में क्या होगा, V1 से V2 के बीच में कोर नहीं जा रही होगी और इसके बजाय V3 पे चली जाएगी, V5 पे चली जाएगी, V4 पे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि G में नहीं जा रही। जो काम G में नहीं हो रखा वो हमें G बार में करना है, और जो काम G में हो रखा है वो हमें G बार में हटाना है। तो G में क्या हो रखा है, V1 से V2 के बीच में कोड जा रही है, हम यहाँ पे G बार पे नहीं बनाएंगे, हम G बार में बनाएंगे V1 से V3 के बीच में, क्योंकि वो G में नहीं हो रखा। V1 से V5 के बीच में बनाएंगे क्योंकि यहाँ नहीं है। V1 से V4 के बीच में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है। इसके बाद V2 को देखते हैं, तो V2 पे क्या है, V1 V3 V4 तीन जगह कोड जा रही है G में। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों जगह वाली कोड को तो हटा देंगे और V2 से V5 भेजेंगे, क्योंकि ऐसा G में नहीं हो रखा। तो हम क्या करेंगे, V2 से V5 में G बार में करेंगे। इसी तरह V3 को अगर हम देखें तो V3 से यहाँ पे V2 और V5 के लिए कोड जा रही है, तो हम क्या करेंगे, G बार में V2 से V5 वाली तो हटा देंगे और V3 से V1 पे भेज देंगे और V4 पे। देखिए V3 से V1 पे जा रही है, V3 से V4 पे जा रही है। इसी तरह V4 को देखें तो V4 से G में क्या है, V2 और V5 पे जा रही है, तो हम क्या करेंगे, V2 और V5 वाली तो हटा देंगे और V4 से V1 पे भेजेंगे और V3 पे भेजेंगे। तो देखिए V4 से V3 पे जा रही है और V1 पे जा रही है। इसी तरह V5 पे यहाँ पे V3 और V4 पे जा रही है, तो ये तो हटा देंगे और V5 से भेजेंगे V1 और V2 पे। तो V5 से V1 और V2 पे जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, G बार। यानी G बार में जो है हम वो काम करते हैं जो G में नहीं हो रखा और वो काम हटा देते हैं जो G में हो रखा है। तो इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। अब इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं। पहला रिजल्ट क्या है, G यूनियन G बार कर दो तो आपको कंप्लीट ग्राफ मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, प्रत्येक दो शीर्षों के बीच में कोर होती है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का अगर आप यूनियन कर दोगे तो V1 से V2 में कोर यहाँ है और V1 से V3 V4 V5 में कोर यहाँ है। तो आपका क्या होगा, एक शीर्ष से तो यहाँ पे कोर थी और बचे हुए शीर्षों से कोर यहाँ पे मिल गई।
तो V3 से V2 V5 यहाँ जुड़े हुए हैं और बचा हुआ V1 V4 यहाँ पे जुड़ जाएगा। और जैसे V2 से देखें तो V1 V3 V4 यहाँ जुड़ा हुआ है, बचा हुआ V5 आपको यहाँ से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। यानी प्रत्येक दो शीर्षों के बीच में कोर दोनों का यूनियन करने से आपको मिल जाएगी। इसलिए दोनों का G और G बार का यूनियन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कंप्लीट ग्राफ। और आगे रिजल्ट क्या है, यदि आपके ग्राफ में n शीर्ष है और इसके किसी शीर्ष Vi की कोटि R है तो G बार में Vi की कोटि क्या होगी, n माइनस आर माइनस 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, n माइनस आर माइनस 1। और इसको अगर एग्जाम्पल से करें तो ये देखिए, यहाँ पे V2 की कोटि डिग्री जो है वो क्या है, 3 है। और यहाँ पे भी जो है वो कोटि क्या हो जाएगी, आपका n कितना है, 5 माइनस 3 माइनस 1, कितना बचा, 1। तो यहाँ पे V2 की कोटि क्या है, 1। यहाँ देखिए V4 की कोटि क्या है, 2। तो यहाँ V4 की कोटि क्या होगी, 5 माइनस 2 माइनस 1। तो कितना बचा आपके पास, 2। तो V2 की कोटि यहाँ पे क्या है, 2। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, n माइनस आर माइनस 1। इसके बाद क्या है कि कंप्लीट ग्राफ है KN, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ आप निकाल रहे हो K बार N। तो वो ऐसा ग्राफ होता है जिसमें सभी n शीर्ष तो उपस्थित है लेकिन कोई भी कोर नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ में सभी दो शीर्षों के बीच में कोर होती है। जब हमने कंप्लीट ग्राफ पढ़ा था तो यहाँ पे क्या था कि सभी दो शीर्षों के बीच में कोई भी दो शीर्ष आप ले लो तो उन सब के बीच में आपके पास कोर है। यानी यहाँ पे जैसे आप देखिए, यहाँ पर इस वाले शीर्ष से इस पे और इन दोनों पे कोर जा रही है, ये G में हो रहा है। G बार में आप क्या करोगे, इन दोनों कोरों को हटा दोगे तो आपका ये ऊपर वाला शीर्ष जो है वो कैसा हो जाएगा, आइसोलेटेड, वियुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से ये यहाँ वाले में ये दो कोर जा रही है G में, G बार में आप क्या करोगे, इन कोरों को हटा दोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इस तरह से। और इस वाले शीर्ष में ये दो कोर है, दोनों आप हटा दोगे तो ये, तो ग्राफ तो बन जाएगा लेकिन कोई कोर नहीं रहेगी, तो ग्राफ कैसा बनेगा, नल ग्राफ। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो कंप्लीट ग्राफ है KN, उसके लिए जब आप KN बार कैलकुलेट करते हो तो वो ऐसा होता है जिसमें सभी n शीर्ष तो उपस्थित होते हैं लेकिन कोई भी कोर नहीं होती। कोई भी कोर इसलिए नहीं होती क्योंकि वो KN में है, इसलिए K बार N में कोई कोर नहीं होगी। इसी तरह से पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, जिसको हम KM, N से डिनोट करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ अगर आप निकालना चाहते हो तो ये ऐसे ग्राफों का यूनियन होता है। कहने का मतलब क्या है, आप जो है KM और KN ग्राफ जो है वो बना लो, उनका यूनियन कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, K बार M N। तो ये भी एक रिज़ल्ट है जो आपको ध्यान रखना है और ये एग्जाम्पल्स में भी काफ़ी काम आ सकता है। इसके बाद जो है एक छोटा रिज़ल्ट टाइप का एग्जाम्पल है, ये भी हम अपन कर लेते हैं। ये क्या है कि कोई ग्राफ है, सरल ग्राफ G, इसमें n शीर्ष है और E कोर है। इसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ निकाला G बार, तो आपको ये दिखाना है कि इन G बार में कोरों की संख्या ये होगी, ठीक है। तो आपको n शीर्ष बता रखे हैं G के, तो G बार में भी n ही शीर्ष होंगे और G में कोर कितनी है, E, और आपको G बार में कोर निकालनी है, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि कोई भी आपका ग्राफ है G, उसका जब आप यूनियन करते हो G बार से तो आपको क्या मिलता है, कंप्लीट ग्राफ। तो हमने क्या कहा, G यूनियन G बार करेंगे तो KN मिलेगा, ठीक है। और G और G बार में कोई भी कोर आपकी कॉमन नहीं होती, और G बार में यहाँ पे क्या है, अगर ये ग्राफ इस ग्राफ के इक्वल है तो इन दो ग्राफ में, एक ग्राफ ये है दूसरा ग्राफ ये है, इन दोनों में कोरों की संख्या सेम होगी, ठीक है। और हमें पता है कंप्लीट ग्राफ में इतनी कोर होती है, तो इधर वाले ग्राफ की तो कोर क्या होगी, ये वाली, और इधर वाले ग्राफ की कोर क्या होगी, G में जितनी कोर है वो प्लस आपके G बार में जितनी कोर है। तो G में कितनी कोर मान रखी है, E, और G बार में मान ली E बार। तो इधर वाले ग्राफ में टोटल कोर कितनी हो जाएगी, E प्लस E बार, और इधर वाले ग्राफ में कितनी है, ये इतनी। ये हमने पीछे रिजल्ट से पढ़ा। ये लाइन इसलिए लिखी हुई है G और G बार में कोई भी कोर कॉमन नहीं होती, क्योंकि अगर कॉमन हुई तो उसको हम दो बार नहीं ऐड करेंगे। एक बार मान लो अगर कुछ कॉमन होती तो वो E में भी काउंट हो जाती, E बार में भी काउंट हो जाती, वो दो बार काउंट हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप G की कोर को कैलकुलेट कर लो और G बार की कोर को कैलकुलेट कर लो, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, E प्लस E बार इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ से E बार निकालोगे जो कि G बार के कोरों की संख्या है, तो क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस E, जो कि हमें चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर
थ्योरम हो गई। इस वाली थ्योरम की हेल्प से आप जी बार में कितनी कोर उपस्थित होगी ये पता कर सकते हो, अगर आपको जी वाले ग्राफ में कोरों की संख्या पता है तो। अब हम देखते हैं दो ग्राफों का गुणा किस तरह करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स। तो ये आपका क्या है, दो ग्राफों का गुणा करना है तो दो ग्राफ चाहिए, एक तो अपन ने ले लिया V1 E1 और दूसरा अपन ने ले लिया V2 E2। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने से आपको नया ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ को आप डिनोट करोगे G1 क्रॉस G2 से, और इसमें जो शीर्षों का समुच्चय होगा वो होगा V1 क्रॉस V2, यानी और V1 क्रॉस V2 में एलिमेंट किस तरह के होते हैं, क्रमित युग्म वाले, इस तरह के होंगे U1, U2, V1, V2। ये तो आपके क्या हो जाएंगे, शीर्ष। इसके बाद है कोर किस टाइप की होगी, तो आपके जैसे दो शीर्ष आपने ले लिए यहाँ से U1 U2 और V1 V2, तो इनके बीच में कोई कोर होगी, परस्पर आसन है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोर तभी एग्जिस्ट करेगी यदि पहली कंडीशन तो क्या है कि पहले वाले दोनों जो शीर्ष है वो सेम हो, U1 इज इक्वल टू V1 हो, और दूसरे वाले जो शीर्ष है U2 और V2 इनके बीच में कोर हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में नए वाले ग्राफ में कोर मिल जाएगी। या फिर क्या हो, बाद वाले सिरे U2 और V2 तो इक्वल हो जाए, जैसे ये कंडीशन है यहाँ पर, या तो ये फुलफिल हो जाए तो ठीक है, या फिर क्या हो, बाद वाले सिरे U2 और V2 तो आपस में इक्वल हो जाए और पहले वाले सिरे U1 और V1 के बीच में कोई कोर हो। कहने का मतलब क्या है, दो सिरे तो इक्वल हो जाए और बचे हुए दो सिरों के बीच में कोर हो, तभी आपके नए वाले ग्राफ में उन दोनों के बीच में आपको कोर मिलेगी, अदरवाइज उनके बीच में कोर एग्जिस्ट, एड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे ये दो ग्राफ है, पहला है G1 और दूसरा है G2। G1 में शीर्ष कौन से हैं, U1 V1, और G2 में कौन से हैं, U2 V2 और W2। तो हमारा शीर्ष जो है V1 क्रॉस V2 में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, पहला एलिमेंट तो होगा U1, U2, दूसरा होगा U1, V2, और तीसरा होगा U1, V2, यानी जो U1 से बन रहे थे वो तीनों हमने ऊपर लिख लिए। अब बचे हुए तीन कौन से होंगे, V1, U2, V1, V2 और V1, W2। ये आपके 6 शीर्ष हो गए, ये 6 शीर्ष जो है आपने बना लिए। अब हमें ये देखना है कि जैसे मैंने ये शीर्ष ले लिया U1, U2 और U1, V2, इनके बीच में ये जो लाइन है, कोर है, ये बनेगी या नहीं बनेगी। तो कंडीशन देखिए, U1 इज इक्वल टू U1, पहले वाले दोनों शीर्ष सेम है, तो इसका मतलब दूसरे वाले शीर्ष U2 और V2 के बीच में पीछे अगर कोर है तो यहाँ पे भी कोर हो जाएगी। तो U2 और V2 के बीच में ये पीछे कोर है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोर होगी। अब आगे वाले देखते हैं, U1 पहले वाले दो शीर्ष सेम है, बाद वाले दो शीर्ष V2 और W2 के बीच में पीछे कोर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये कोर होगी। इसी तरह नीचे वाले देखते हैं, नीचे वाले में V1 इज इक्वल टू V1, पहला वाला सिरा सेम है और दूसरे वाले सिरे U2 और V2 के बीच में कोर है, इसका मतलब यहाँ पे भी ये कोर होगी। आगे वाला V1 इज इक्वल टू V1 है और V2 और W2 में पीछे कोर है, इसका मतलब ये वाली कोर भी होगी। अब यहाँ पे देखिए, U2 बाद वाला सिरे यहाँ पे सेम है, बाद वाले शीर्ष सेम है और पहले वाले U1 और V1 के बीच में पीछे कोर है, तो इसका मतलब ये वाली कोर भी यहाँ पे होगी। और जैसे ये देखें, ये वाली कोर के लिए देखें तो V2 इज इक्वल टू V2, बाद वाले सिरे सेम है, शीर्ष सेम है और पहले वाले U1 और V1 के बीच में पीछे कोर है, इसका मतलब ये वाली कोर भी आएगी। इसी तरह से ये देखिए, अगर अपन W2 बाद वाला शीर्ष सेम है और पहले वाला U1 और V1 के बीच में क्या है, कोर है, इसका मतलब ये वाली कोर भी आएगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दो ग्राफ्स का गुणा, यानी कि जो उसके शीर्ष है वो क्या होंगे, V1 क्रॉस V2, और जो कोर है वो इन दोनों के बीच में कोर तभी होगी जब इनके दो शीर्ष तो सेम हो और बचे हुए दो शीर्षों के बीच में पीछे कोर रही हो, तभी आगे वाले गुणनफल वाले प्रोडक्ट वाले ग्राफ में कोर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक है, ये और देख लेते हैं। ये है दो ग्राफों की तुल्यता यानी तुल्यकारिता, यानी आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू ग्राफ्स। तो इसमें क्या होता है, आपको दो ग्राफ चाहिए, पहले वाले ग्राफ को V और E मान लिया, दूसरे वाले ग्राफ को G डैश को V डैश और E डैश मान लिया। तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे अगर ये इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। पहली क्या है, एक की, यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, 1-1।
यानी एक एलिमेंट पे ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट पे जा रहा है, ये नहीं होता। एक एक का मतलब होता है यहाँ का एक एलिमेंट इस पे, दूसरा एलिमेंट दूसरे पे, तीसरा एलिमेंट तीसरे पे जाना चाहिए। तो आपकी मैपिंग जो है फंक्शन इस तरह से होना चाहिए वी से वी डैश में। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, आच्छादक, यानी इधर वाले एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज आपके पास होनी चाहिए। जो है वो इधर वाला कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इधर वाला अगर हर एलिमेंट को आप एफ यू लिख रहे हो तो यू आपके पास पीछे वाले ग्राफ में आपको पता होना चाहिए। ये होती है आच्छादक वाली कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर u और v के बीच में g में आपके पास कोर है तो एफ यू कॉमा एफ वी जो आपके जी डैश के एलिमेंट है इनके बीच में भी कोर पीछे आगे वाले ग्राफ में होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर u और v के बीच में कोई कोर है ई में तो एफ यू और एफ वी के बीच में ई डैश में कोर होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो दो ग्राफ आपस में कैसे हो जाते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, और उनको हम लिखते हैं जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश के। ठीक है, यही कंडीशन है। थर्ड कंडीशन यही है कि u और v परस्पर आसन है यदि और केवल यदि एफ यू और एफ वी जो है वो जी डैश में परस्पर आसन है। यानी कि जो आसनता का कोर एग्जिस्ट करने का आसनता का जो कंडीशन है वो क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है, यानी संरक्षित रहती है, वो चेंज नहीं होती है। आगे रिजल्ट है, दो ग्राफ अगर आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं या होना चाहते हैं तो उन दोनों में शीर्षों के समुच्चय में सेम एलिमेंट उपस्थित होने चाहिए, मतलब एलिमेंट्स की संख्या सेम होनी चाहिए। कोर दोनों में कोरों की संख्या समान होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर किसी शीर्ष की आप कोटि कैलकुलेट कर रहे हो तो वो जो है u की डिग्री अगर आपको पता है तो वो एफ यू की डिग्री के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, आइसोमॉर्फिक होता है तो ये तीनों कंडीशंस अपने आप आ जाती है। जैसे अगर आइसोमॉर्फिक वाला, ये इसकी डेफिनेशन है और ये तीन रिजल्ट जो आइसोमॉर्फिक होने के बाद ग्राफ जो है वो फॉलो करते हैं वो है। अगर हमें एग्जांपल से देखें तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ग्राफ ये है जी और दूसरा वाला ये जी डैश। हमने यहाँ पे v से v डैश में एक फंक्शन परिभाषित किया है और ये फंक्शन किस तरह से है, एफ वी आई इज इक्वल टू वी आई डैश, यानी v1 जो है v1 डैश पे जा रहा है, v2 का जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है v2 डैश, v3 के लिए v3 डैश, ये वाला v4 के लिए v4 डैश और v5 के लिए v5 डैश। ठीक है, एक एक ही है, यानी एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे जा रहा है। आच्छादक है, इधर वाले हर एलिमेंट के लिए हमें पता है पीछे ये किसकी इमेज है हमें पता है, v1 डैश किसकी इमेज है v1 की, v2 डैश किसकी इमेज है v2 की, यानी इधर के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें पता है, पूर्व प्रतिबिंब हमें पता है। सेकेंड कंडीशन हो गई आच्छादक वाली। थर्ड कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या कह रही है, यहाँ पे v1 से v4 के बीच में कोर है तो इसका मतलब एफ v1 इधर v1 डैश और v4 डैश के बीच में कोर होगी। फिर v1 से आपके पास v5 के बीच में कोर है, इसका मतलब v1 से v5 डैश के बीच कोर होगी। v2 से v4 के बीच में अगर आपके पास कोर है इसका मतलब v2 डैश से v4 के बीच में कोर होगी। v2 से v5 में है तो v2 से v5 डैश में होगी। v3 से v4 में है तो v3 डैश से v4 डैश के बीच में कोर होगी और v3 से v5 में है तो v3 से v5 डैश में कोर होगी। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ आपस में कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी है, इनको आप करके देखिएगा ताकि ये कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक छोटा सा टॉपिक है, ये है सब ग्राफ, उप ग्राफ। जैसे अपन सबसेट निकालते हैं ये वैसा ही है लगभग। तो आपके पास एक ग्राफ है जी, इसका आप उपग्राफ सब ग्राफ निकालना चाहते हो। इस सब ग्राफ को मैंने नाम दे दिया कैपिटल एच। तो ये ग्राफ जो है कैपिटल एच जी का सब ग्राफ होगा अगर एच में वही शीर्ष आ रहे हैं, शीर्ष और कोरे वही आ रही है जो जी में है, लेकिन सारी कोरे और सारे शीर्ष आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एच में जो भी शीर्ष और कोर है वो जो है जी में से उठाई हुई है या फिर जी में भी एग्जिस्ट करती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्राफ। लेकिन कंडीशन क्या है कि जिन दो शीर्षों के बीच में एच में कोर, जी में कोर है, उन्हीं दो शीर्षों के बीच में एच में भी कोर होनी चाहिए। क्या कह रहा है, एच के प्रत्येक कोर के अंत्य शीर्ष वही है जो कि कोर के ग्राफ जी में है। जैसे यहाँ पर v1 से v4 के बीच में कोर है तो v1 से v4 के बीच में आपके जी में भी कोर होनी चाहिए अगर एच में है तो मतलब सारा जो आपने क्या किया है,
जी में से उठा के छोटा सा पोर्शन उठा के आपने एच बना लिया, तो एच में शीर्ष वही होंगे जो जी में है और एच में कोर भी वही होगी जो जी में है। तो ये इसका छोटा ग्राफ है जो आपने बनाया है, तो इसको हम कहते हैं सब ग्राफ और डिनोट किससे करते हैं, एच सब ग्राफ है जी का। जैसे यहाँ देखिए आपने ये एच बनाया, तो ये आपने क्या किया, V1 V2 V4 V5 लिया है, V1 V2 V4 5 इसमें है, पहली कंडीशन हो गई। अब कोर देखिए, V1 से V2 में कोर है, यहाँ पे भी है, V1 से V4 में कोर है, यहाँ पर भी आपके पास, सॉरी ये वाली है, V1 से V5 में कोर है, यहाँ पर भी है, V2 से V5 में कोर है, तो ये यहाँ पर भी है। इसका मतलब सारी कोर और शीर्ष जो है जी में से लिए हुए हैं, तो ये किसका सबसेट हो गया, पीछे जी का। अब इस पे कुछ रिजल्ट्स है, और ये रिजल्ट्स क्या है, प्रत्येक ग्राफ स्वयं का उपग्राफ होता है, ये एक रिज़ल्ट है, जैसे हर सेट खुद का सबसेट होता है। इसके अलावा अगर ग्राफ के सब ग्राफ का सब ग्राफ निकालोगे तो वो ग्राफ का ही होगा। मतलब आपने क्या किया, एच लिया आपने जी से, तो जी में जो शीर्ष और कोर है वो जी के ही है। अब एच का भी आपने एक सबसेट ले लिया के, तो के में आपके जो शीर्ष और कोर है वो एच से लिए हुए हैं, और एच में कहाँ से लिए हुए हैं, जी से, तो के क्या हो जाएगा, सब ग्राफ हो जाएगा जी में, क्योंकि के शीर्ष और कोर भी तो जी में से ही लिए हुए हैं, एच में से लिए, एच में आ तो जी के ही रहे हैं, तो ये आपका सेकंड वाला। इसके अलावा अगर आप ग्राफ में से कोई एक शीर्ष लेकर नया ग्राफ बनाते हो तो वो भी उपग्राफ होता है। हमें पता है कि एक शीर्ष जो होता है ये भी एक ग्राफ होता है, यानी कोर होना कोई ज़रूरी नहीं है, शीर्ष होना ज़रूरी है, तो ये एक शीर्ष वाला ग्राफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जी का सब ग्राफ। इसके बाद जो है क्या है, ग्राफ जी के अंत शीर्षों के साथ कोई कोर अगर आप लेते हो तो वो भी क्या होगा, ग्राफ का सब ग्राफ। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, तो मैंने यहाँ से अगर V1 से V2 ये इतना सा पोर्शन इस वाले ग्राफ का उठा लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सब ग्राफ। अब इसमें शीर्ष और कोर है, तो ये अपने आप में ग्राफ तो है ही, और ये शीर्ष और कोर मैंने यहाँ से लिए हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्राफ। तो ये आपकी क्या हो गया, सब ग्राफ वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद जो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, जिनको हम कहते हैं स्वयं पूरक ग्राफ। ये ग्राफ क्या होता है, कोई ग्राफ है आपके पास जी, इसको हम स्वयं पूरक ग्राफ, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ कहते हैं। अगर जी और जी बार, यानी जी निकालो और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, पूरा ग्राफ निकालो, वो आपस में अगर तुल्यकारी हो जाते हैं, यानी आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। आइसोमॉर्फिक की कंडीशन आपने अभी पीछे पढ़ी थी, ये 3 कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर जाते हैं जी से जी बार में, तो ऐसे वाले ग्राफ को हम कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, स्वयं पूरक ग्राफ। जैसे ये देखिए 2 एग्जाम्पल है, यहाँ से यहाँ पे ये जी है, इसके बाद इन्होंने इसका जी बार बनाया। जी बार कैसे बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा था, शीर्ष सेम वही रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे V1 से V2 के बीच में कोई कोर है, तो यहाँ पे V1 से V2 के बीच में वो कोर नहीं होगी, बाकी V1 से V3 पे और V4 पे कोर बन जाएगी, तो V3 और V4 पे कोर बन गई। इस तरह से आपने जी से जी बार बना लिया। अब इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए देखो आपने एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया, V1 की इमेज तो V2 है, V2 की इमेज V4 है, V3 की इमेज V1 है और V4 की इमेज V3 है। एक एक ही है, हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। दूसरी बात, इधर के हर शीर्ष की इधर आपको क्या मिल रही है, प्री इमेज। V2 की प्री इमेज V1 है, V4 की प्री इमेज V2 है, V1 की प्री इमेज V3 है, V3 की प्री इमेज V4 है। सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज आपको पता है। इसके बाद थर्ड वाली कंडीशन क्या थी, यहाँ पे V1 से V2 के बीच में कोर है, तो इनके प्रतिबिंब जो होते हैं V2 और V4 के बीच में कोर यहाँ पे होनी चाहिए। तो V2 से V4 के बीच में कोर है, तो थर्ड वाली कंडीशन भी आप चेक कर लोगे, तो ये क्या मिल जाएगा, आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, और ये जी जो है वो क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। अगर जी आइसोमॉर्फिक है जी बार के, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। तो ये आपका ये वाला टॉपिक हो जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल है, ये आप करके देखिएगा। ये आपकी यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गई। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।